मेरा नाम अजय है और यह बात तब की है जब हम लखनऊ में रहते थे। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक खाली प्लॉट था जहां हम हर शाम क्रिकेट खेलते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस खाली प्लॉट के ठीक सामने रोमा आंटी का घर था। वे लोग कुछ ही दिन पहले वहां शिफ्ट हुए थे। घर में अब तक हमने सिर्फ दो लोग ही देखे थे, रोमा आंटी और उनके पति। उनके पति सुबह सुबह काम पर चले जाते और देर रात ही लौटते थे। पीछे घर में आंटी अकेली ही रहती थीं और ऐसा लगता था कि उनका शौक ही झगड़ना था। उनकी फैमिली में और लोग थे या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ना तो वे किसी के घर जाती थीं, ना ही उनके घर कोई आता था। अगर कभी गलती से हमारी बॉल उनके घर चली जाती तो वे उसे वापस नहीं करती, बल्कि उल्टा बाहर आकर हमें खूब डांट लगाती थीं। हमने बहुत कोशिश की कि बॉल उनके घर न जाए, लेकिन फिर भी हर दूसरी शाम एक न एक बॉल उनके घर गिर ही जाती थी, जो कभी वापस नहीं मिलती थी। आखिरकार हम सब दोस्तों ने तय किया कि जिसकी हिट से बॉल आंटी के घर जाएगी वही नई बॉल खरीदेगा। इस फैसले के बाद हम सब काफी सतर्क हो गए थे, लेकिन कभी कभी जोश में आकर बैट घुमा ही देते थे, खासकर जब बहुत ही स्लो बॉल मिलती थी। ऐसा ही एक दिन मेरे साथ भी हुआ। मैं बैटिंग कर रहा था और मेरे दोस्त ने लगातार स्लो बॉल डालनी शुरू कर दी। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने बार बार वही किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर से बैट घुमा दिया। नतीजा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बॉल तेजी से हवा में उछली और सीधे रोमा आंटी के घर में जाकर गिरी। जिस शॉट पर मुझे इतना मजा आया था वही अब मुसीबत बन गया था। अब मुझे नई बॉल खरीदनी थी, लेकिन मेरी जेब पूरी तरह खाली थी। मेरे दोस्त भी मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मैं जल्दी से नई बॉल लाऊं ताकि खेल जारी रह सके। मगर मेरी हालत यह थी कि जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मोहल्ले की इकलौती दुकान ने भी हमें उधार देना बंद कर दिया था और किसी से उधार मांगना भी बेकार था, क्योंकि सबका हाल एक जैसा था। आखिरकार मैंने सोचा कि नई बॉल तो ला नहीं सकता, क्यों न रोमा आंटी के घर जाकर बॉल मांग लूं। हो सकता है कि इस बार वे दे ही दें। वैसे भी अगर मैं यहाँ और रुका रहा तो दोस्त मेरी जान को आ जाएंगे। यह सोचकर मैं डरते डरते आंटी के घर की तरफ बढ़ा और उनकी डोरबेल बजा दी। दरवाजा खुला और हमेशा की तरह आंटी ने मुझे गुस्से से देखा। फिर सख्त आवाज में बोली, क्या बात है? उनकी कड़क आवाज सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई, लेकिन हिम्मत करके मैंने कहा, वो आंटी, बॉल आ गई है। मैंने खुद को बेहद मासूम दिखाने की कोशिश की और नजरें झुका लीं। शायद मेरी मासूमियत ने असर कर दिया, क्योंकि आंटी का गुस्सा थोड़ा कम होता दिखा। मैंने दोबारा बड़ी दयनीय आवाज में कहा, प्लीज आंटी, आज बॉल दे दीजिए। आगे से यह गलती नहीं होगी। मेरी बात सुनकर आंटी ने पूछा, अगर मैं बॉल न दूं तो? मैंने झट से जवाब दिया, तो मुझे नई बॉल खरीदनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी। वे बोली, अभी तो महीना शुरू हुआ है, फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलती? मैंने जल्दी से कहा, मिलती तो है, लेकिन सब खर्च हो गया, बल्कि थोड़ा उधार भी चढ़ गया है। आंटी थोड़ा हैरान हुई और बोली, अच्छा, पर खर्च कैसे हो गया? मेरी हालत देखकर वे काफी मनोरंजन महसूस कर रही थीं। वैसे भी मैं उस वक्त कंफ्यूज था, तो घबराहट में सच बोल बैठा, वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट ले दिया था। मेरी बात सुनकर आंटी चौंक गईं और फिर मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, ओह, तो ये बात है। फिर बोली, ठहरो, मैं बॉल लाती हूँ। कुछ देर बाद वे बॉल लेकर आईं। बॉल देखकर मेरी जान में जान आई। लेकिन देने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा, अगर मैं बॉल न देती तो तुम क्या करते? मैंने कहा, तो किसी भी तरह से नई बॉल खरीदनी पड़ती। और फिर 3-4 दिन तक रोज आपकी डोरबेल बजाकर भाग जाता।
मेरी बात सुनकर वे दोबारा चौंक गईं और बोली, अच्छा तो ये चालाकी है। फिर अचानक उनके चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और बॉल मेरे हाथ में पकड़ा दी। जैसे ही मैं वापस जाने लगा, वे बोली, सुनो, अपने दोस्तों से कह देना कि आगे से हमारी डोरबेल मत बजाएं। मैं बॉल दे दिया करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, बॉल लेने सिर्फ तुम ही आओगे। मैंने कहा, ठीक है आंटी, सिर्फ मैं ही आऊंगा, और वहां से चला आया। जब मैंने दोस्तों को यह बात बताई तो वे सब बहुत खुश हुए, लेकिन मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी। अब जब भी बॉल उनके घर जाती, मुझे ही जाना पड़ता, और हर बार आंटी मुझे कुछ न कुछ सुनाकर ही बॉल लौटाती थीं। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले हल्की फुल्की बातें होती थीं, फिर कभी कभी वे मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछने लगीं। मैं भी सच्चाई बता देता था। कभी कभी वे मुझे पेप्सी भी ऑफर कर देती थीं, और कुछ दिनों बाद तो मैं खुद उनके घर के अंदर जाकर बॉल ले आता था। लेकिन एक दिन जब मैं उनके घर गया तो देखा कि आंटी बहुत घबराई हुई थीं। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने पूछा, आंटी सब ठीक तो है? वे घबराहट में बोली, माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन दिनों उनकी माँ उनसे मिलने आई हुई थी। मैंने कहा, कोई दवा नहीं दी क्या? वे बोली, दवा ही तो खत्म हो गई है, और इसी वजह से उनकी हालत बिगड़ रही है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मुझे दवा लाकर दे सकते हो? मैंने तुरंत कहा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बताइए कौन सी दवा लानी है? वे बोली, यह बहुत अर्जेंट है। प्लीज 10-15 मिनट में दवा ला सकते हो? फिर उन्होंने जल्दी से एक कागज पर दवा का नाम लिखकर मुझे दे दिया। और एक बार फिर आंटी ने ताकीद की कि जितनी जल्दी हो सके यह दवाई मुझे पहुंचाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। मैंने उनके हाथ से पर्ची ली, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका था कि मैं दवा ले आऊंगा। मैंने जल्दी से पर्ची पकड़ी और वहां से दौड़ लगा दी। रास्ते में ग्राउंड पड़ता था, वहां मैं गेंद अपने दोस्तों को देकर बोला, मैं आंटी के लिए दवा लेने जा रहा हूं। फिर वहां से मैं भागता हुआ मेडिकल स्टोर पहुंचा। मैंने दुकानदार को पर्ची दिखाई तो पता चला कि उनके पास वह दवा खत्म हो चुकी है। दूसरा स्टोर वहां से थोड़ी दूर था, तो मैं और भी तेज दौड़कर उस स्टोर पर गया। खुशकिस्मती से उस स्टोर पर वह दवा मौजूद थी। मैंने जल्दी से दवा खरीदी और फिर पूरी रफ्तार से दौड़कर आंटी के घर पहुंचा। वह दरवाजे पर ही खड़ी मेरा इंतजार कर रही थीं। जब मैंने दवा उन्हें दी तब मेरी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। मुझे तेज गर्मी लग रही थी और मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। आंटी ने मुझसे दवा ली और फौरन अंदर अपनी अम्मा के कमरे में चली गईं। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, ड्राइंग रूम में बैठ जाओ और पसीना सुखाकर ही जाना। अब मैं ड्राइंग रूम में गया और पंखा फुल स्पीड पर करके सोफे पर बैठ गया। लेकिन गर्मी फिर भी कम नहीं हो रही थी, तो मैंने अपनी शर्ट उतार दी और सीधा कालीन पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। शायद 5-7 मिनट तक मैं इसी तरह सांस लेता रहा और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आंटी ड्राइंग रूम में मौजूद थीं और सोफे पर बैठकर मेरी ही तरफ देख रही थीं। जब मेरी नज़र उनकी नज़रों से मिली तो वह हल्का सा मुस्कुराईं। मुझे नहीं पता कि वह कब से मुझे देख रही थीं। मैंने उठने की कोशिश की तो आंटी हंसकर बोली, काफी थके लगते हो। फिर उन्होंने कहा, समय पर दवाई ला देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम इतनी जल्दी दवा न लाते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। फिर उन्होंने टेबल की तरफ इशारा किया और बोली, वहां ठंडे शरबत का जग और गिलास रखा है, उठकर पी लो। और फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, लगता है तुम्हें बहुत गर्मी लगी थी। उनकी नजरें जब मैंने अपनी तरफ महसूस की तो मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने झट से अपनी शर्ट पहनने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही वह हंसते हुए बोली, नन ऐसा मत करो।
मैंने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि तुम तुरंत अपनी शर्ट पहन लो। फिर वह बोली, मुझे पता है कि तुम बहुत तेज भाग कर आए हो और इससे पहले 2-3 घंटे तक गेम भी खेलते रहे हो, तो ऐसा हो ही जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब जल्दी से उठो और ठंडा शरबत पी लो। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर मैंने पूछा, अब आपकी अम्मा कैसी हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद ही उठकर बोली, बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए शरबत डाल देती हूँ। वह उठकर गईं, जग से शरबत का गिलास भरा और मेरे पास लाकर दिया। लेकिन जब वह गिलास पकड़ा रही थीं, तब भी उनकी नजरें मुझ पर ही थीं। यह महसूस करते ही मैंने एक बार फिर शर्ट पहनने की कोशिश की, तो वह हल्के से मुस्कुराकर बोली, अभी रहने दो, तुम्हारा पसीना अभी सूखा नहीं है और तुम्हारे कपड़े भी अभी गीले हैं। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा, वो जी, मैं डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो वह मुस्कुराकर बोली, कमाल है। अगर तुम डर नहीं रहे तो तुम्हारा रंग इतना उड़ा हुआ क्यों लग रहा है? वह मुझसे बात कर रही थीं, लेकिन उनकी नजरें अब भी मुझ पर थीं। आखिरकार मैंने सच बोलने का फैसला किया और कहा, आंटी, मुझे आपसे डर लगता है। वह थोड़ा हैरान होकर बोली, तुम मुझसे डरते हो? क्यों? क्या मैं कोई जिन्न हूं जो मुझसे डर रहे हो? फिर खुद ही हंसकर बोली, तुम मुझसे न डरो, हम दोस्त हैं। हाँ, मैं बहुत सख्त हूं और ब्लड प्रेशर की मरीज भी हूं, लेकिन मेरी सख्ती दूसरों के लिए है। तुम्हारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुमसे कोई सख्त बात की है। फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, टेक इट इजी। अब मैं उस वक्त उम्र में छोटा तो था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि आंटी के इशारे न समझ सकूं। वैसे भी मुझे आंटियां बहुत पसंद थीं। मैंने उनके हाथ से शरबत का गिलास लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और शरबत पीते हुए उनसे बातें करने लगा। फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी, आपके कितने भाई बहन हैं? मेरा सवाल सुनकर उन्होंने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर हल्की आवाज में बोली, हम 5 भाई बहन हैं। कुछ देर के लिए कमरे में एक गंभीर खामोशी छा गई। यह वही खामोशी थी जो तूफान आने से पहले छा जाती है। इस खामोशी में हम दोनों के बीच एक खास सिग्नल था, जिसे हम दोनों समझ भी रहे थे, मगर फिर भी अनजान बने बैठे थे। वह बस गर्दन झुकाकर कालीन पर अपने पैर के अंगूठे को घुमा रही थीं और चोरी चोरी मेरी तरफ देख रही थीं। और मैं लगातार उन्हें ही देख रहा था। फिर अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, लगता है आपको भी बहुत गर्मी लग रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर उठाया, एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर बोली, गर्मी में गर्मी ही लगेगी ना, और क्या ठंड लगेगी? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर कहा, आपको भी एक गिलास ठंडे शरबत की जरूरत है। फिर मैंने जग से एक गिलास शरबत भरा और उनके पास ले गया। फिर मैं थोड़ा और करीब हो गया और शरबत का गिलास उनके हाथ में दे दिया। अब उन्होंने धीरे धीरे शरबत पीना शुरू किया। मुझे एक ख्याल आया और मैं उनके साथ बैठ गया। फिर जरा शरारती लहजे में पूछा, आंटी जी, अब कुछ गर्मी कम हुई? वह मेरी बात का असली मतलब समझ गई और हल्के से मुस्कुराकर बोली, नहीं, बल्कि कुछ और बढ़ गई है। मैं आंटी की इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कहीं न कहीं दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कमरे में अभी तक वही खास सी खामोशी थी, जैसे लफ्जों की जरूरत ही न हो। आंटी ने आखिरी घूंट लेकर शरबत का गिलास मेज पर रखा और गहरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगीं। मैंने शरारत से कहा, लगता है गर्मी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वो हल्के से हंसते हुए बोली, हाँ शायद, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं। ये सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत जागी, जैसे कुछ कहने को था,
लेकिन जुबान रुक गई। मैंने नजरें हटाईं और एक लंबी सांस ली। आंटी ने नरमी से मेरा हाथ थामा और बोली, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो हमेशा दिल में जगह बना लेते हैं। मैंने उनकी आंखों में एक खास चमक देखी, वही चमक जो सिर्फ अपनायत और मोहब्बत में होती है। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजर गए, जैसे लम्हे थम गए हों। फिर आंटी मुस्कुराते हुए उठीं और मेरे बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए बोली, अब काफी देर हो गई है, जाओ, जाकर कुछ आराम कर लो। मैं भी मुस्कुरा दिया, लेकिन जाते जाते एक नजर पीछे मुड़कर देखा। आंटी अभी भी वहीं खड़ी थीं, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे हमारे बीच कोई अनकही कहानी हमेशा के लिए रह गई हो, न पूरी न अधूरी, बस एक हसीन याद की तरह।